Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Hi guys, welcome back to my channel. I'm in the UK right now and now I'm self-isolating in this beautiful place. और आज की वीडियो में मैं आपको अपना इंडिया से लेके एडिनबरा तक की पूरी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस समझाऊंगा और मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी फ़्लाइट पकड़ी। हमारी फ़्लाइट छूटते छूटते बची है, इनफैक्ट कुछ लोगों की छूट भी गई थी। तो अगर किसी के साथ ऐसा क्या होता है तो उस केस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एयरलाइन आपकी कैसे हेल्प करती है और जो भी पूरी प्रोसेस होती है इमिग्रेशन की, चेक इन की, कहाँ से आपको फ़्लाइट चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। आज मेरी वीडियो में मेरे साथ रमन है। वी ट्रैवल टू एडिनबरा टुगेदर फ्रॉम दिल्ली और रमन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD करने जा रहा है। एंड रमन हैज़ गॉट लाइक स्कॉलरशिप वर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ एंड ही विल बी गेटिंग लाइक मोर देन 1 लाख रुपीज़ मंथली अलाउंस। तो रमन पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे, बट आज की वीडियो में हम अपना फ़्लाइट का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो मैंने सारे पॉइंटर्स बनाए थे, तो जैसे जैसे मैं फ़्लाइट लेके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा था तो मैं अपने साथ साथ मेरे सारी एक्सपीरियंसेस के पॉइंटर्स बना रहा था ताकि मैं वो आप सभी के साथ अपनी वीडियो में शेयर कर पाऊँ। तो हमारी 3 सितंबर को फ़्लाइट थी एंड वी वर सपोज टू फ्लाई एट 10:25 AM इन द मॉर्निंग, बट दी फ़्लाइट गॉट डिलेड बाय 2 आवर्स। और हमें ये चीज़ पता चली जब हम 3 साढ़े 3 बजे सोकर उठे। तो सबसे पहले मैं उठा था सो के, रमन तो सो ही रहा था सुबह सुबह। तो मैंने रमन को 2-3 बार फ़ोन करा, उसने उठाया नहीं कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है। बट फिर 4 बजे तक रमन को भी पता चल गया था। तो ऑल्दो हमें एयरपोर्ट पहुंचना था 6 बजे के अराउंड, बट सिंस फ़्लाइट ही डिले हो गई थी तो हम 8 बजे के अराउंड एयरपोर्ट में हमने एंट्री करी। सिंस मैं दिल्ली से गया था एडिनबरा तो मेरे को सबसे पहले टर्मिनल 3 जाना था एंड वहाँ से मेरी एंट्री थी। एंड टर्मिनल 3 पे अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है कहीं पे भी तो आपको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ से आपकी एंट्री होगी आपके डिपार्चर के लिए। जब आप लेवल 2 पे एंटर करोगे तो सबसे आप पहले आपका जो टेम्परेचर चेक होता है वो होगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो आपको एंट्री मिल जाएगी एंड आपका स्टार्टिंग में पासपोर्ट और आपकी कुछ आइडेंटिफिकेशन वो चेक करते हैं। उसके बाद आपको घुसने देते हैं आपकी टिकट और आपका पासपोर्ट। जब आप एक बार आप गेट के अंदर घुस जाते हो तो आपको अपना लगेज चेक इन कराना होता है, जो आपके बड़े बड़े लगेज होते हैं। उसके लिए अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे जाना है तो एयरपोर्ट में एक इन्फॉर्मेशन डेस्क होता है, उसकी फ़ोटो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं कि आप इस एयरलाइंस के साथ फ्लाई करेंगे एंड वहाँ पे कहाँ पे जाके आपको बेसिकली अपना लगेज चेक इन कराना है। तो एक बार आप जब अपना लगेज चेक इन कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपना PLF फॉर्म, नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट एंड उसके अलावा आपको और क्या पासपोर्ट दिखाना होता है एंड फिर आपको वो लगेज चेक इन कराने के लिए आगे भेज देते हैं। तो मेरा लगेज तो आराम से चेक इन हो गया था, रमन के में काफ़ी दिक्कत आई थी। तो मेरा फ़्लाइट में मेरे को 23 kgs अलाउड था। तो एक मेरा बैग था 22.8 ग्राम्स का एंड एक था 23.3 ग्राम्स का। तो ऑल्दो एक में वेट ज़्यादा था बट सिंस दूसरे में कम था तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। एंड मैंने ये भी सुना स्टूडेंट्स को वो 1-1.5 किलो भी ज़्यादा ले जाने देते हैं। तो मेरा तो चेक इन आराम से हो गया था, बट रमन के साथ कुछ दिक्कत आई थी, वो रमन बताएगा अब। सो मेरे चेक इन में प्रॉब्लम ये थी। मेरे जो फ़र्स्ट कैबिन बैग से जो दोनों यूजुअली ब्रिटिश एयरवेज से हम फ्लाई कर रहे थे एंड ब्रिटिश एयरवेज की रिक्वायरमेंट्स कैबिन बैग्स की कुछ स्पेसिफ़िक थी। तो उन्होंने कुछ डायमेंशंस दे रखे थे कि इतने ही डायमेंशन का आपका कैबिन बैग होना चाहिए एंड दूसरा जो था दैट वाज अ हैंड बैग। तो मेरे केस में ये हुआ कि जो मैं बैग ले जा रहा था वो कैबिन बैग ही था, बट उसके डायमेंशंस एक्सीड हो गए थे क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सामान भर दिया था, विच इज़ टिपिकल फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सामान भर दिया था तो फिर मेरा थोड़े डायमेंशंस एक्सीड हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि ये बैग आपको चेक इन करवाना होगा। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज तो चेक इन वो होता है जो आप लाइक कार्गो में पीछे भेजते हो प्लेन में जो बैग, दैट इज़ चेक इन। मुझे वो बैग चेक इन में डालना पड़ा। अब ब्रिटिश एयरवेज़ के अपने रूल्स ये थे कि इफ़ यू वांट टू ऐड एक एक्स्ट्रा बैग, अगर आपको एक एक्स्ट्रा बैग ऐड करना है चेक इन में अपार्ट फ्रॉम द 2 बैग्स जो आप ऑलरेडी ले जा रहे हो, तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता सकता हूँ इस टाइम पे वो ये होगी कि
आप लोगों को, हर किसी को अपने पास एक इंडियन क्रेडिट या डेबिट कार्ड रखना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 15 to 20,000 रुपीज़ होनी चाहिए, बिकॉज एयरपोर्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबली हाई होते हैं, एंड 15,000 फॉर एन एक्स्ट्रा बैग डजंट रियली मेक और सेंस। वो इतना छोटा सा बैग था। हाँ, इट वॉज अ वेरी स्मॉल बैग, उसमें सिर्फ 12 या 13 kg का ही सामान था, बट अब रूल्स हैं फ़्लाइट के तो यू हैव टू फॉलो दैट, एंड बिकॉज उनके प्राइसेस भी उन्हीं के हैं तो आई हैड टू पे 15,000 रुपीज़, एंड मेरे पास जो कार्ड था उसमें 15,000 रुपीज़ थे नहीं, सो आई हैड टू अरेंज इट। मुझे ऋत्विक को कॉल करना पड़ा, ही वॉज एट द सिक्योरिटी चेक, एंड मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी एंड मेरे को उसमें थोड़ी सी डिले हो गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मतलब सबको कहा ही जाता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के केस में ट्रैवल 4 hours प्रायर टू योर डिपार्चर, तो दैट थिंग हेल्प्ड, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे, तो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। 8 बजे, हाँ सॉरी 8 बजे की हमारी फ़्लाइट 2 बजे डिले हो गई थी, तो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर ऑल दीज थिंग्स। पर मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ मतलब जो डिफ़िकल्टी मुझे थी वो यहाँ पे फेस की मैंने कि तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उस एयरलाइन के रूल्स जो हैं वो आप बहुत ध्यान से पढ़ें। कुछ एयरलाइंस लीनियंट होती हैं, कुछ एयरलाइंस स्ट्रिक्ट होती हैं अपने रूल्स के लिए, बट इंटरनेशनल फ़्लाइट में सब कुछ ही बहुत स्ट्रिक्ट होता है, एवरी रूल इज़ फॉलोड, सो इट इज़ वेरी मच नीडेड टू रीड दोज रूल्स केयरफुली। तो एक बार आप लगेज जो है वो चेक इन करा देते हो, उसके बाद आपको इमिग्रेशन के लिए जाना होता है। तो वहाँ से बिल्कुल पास में ही एक नेक्स्ट सेक्शन होता है जहाँ पे आपको चल के जाना होता है। तो वहाँ पे आप जाते हो तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, एंड उसके अलावा आपको अपना बोर्डिंग पास वहाँ से मिलता है या वहाँ से दिखाना पड़ता है। तो एक बार आपका इमिग्रेशन हो जाता है, वो भी 5 मिनट की प्रोसेस होती है। उसके बाद इमिग्रेशन करा लेने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो भी आपका इंडिया वाला एयरपोर्ट है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कस्टम्स में जाना होता है। तो मेरे को कस्टम्स में जाना पड़ा था फॉर सम रीज़न। उन्होंने रमन से कुछ भी नहीं पूछा, तो कस्टम्स में उन्होंने बस मुझसे ये पूछा कि आप क्या कोई फॉरेन करेंसी कैरी कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला हाँ मैं पाउंड्स कैरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आपके पास कोई रिसीट है पाउंड्स की। तो जैसे कि मैंने अपने करेंसी एक्सचेंज वीडियो में बताया था कि अगर आप फॉरेन करेंसी लेके ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी रिसीट बिल्कुल साथ में रखना। तो वो रिसीट मेरे काम आई। मैंने कस्टम्स में उनको दिखाया कि ये मेरे पास रिसीट है, एंड इतना अमाउंट मैंने पे करा टू गेट दैट अमाउंट ऑफ करेंसी, जो कि पाउंड्स था। तो फिर मेरा कस्टम भी क्लियर हो गया, एंड देन मुझे जाना पड़ा सिक्योरिटी चेक के लिए। तो सबसे पहले चेक इन कराना होगा, फिर इमिग्रेशन, अगर कस्टम्स आपका होता है तो वो, एंड उसके बाद आपका होता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में आपको जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं अपने केबिन बैग में से, अपने हैंड बैग में से, लैपटॉप, कैमरा, अम्ब्रेला भी, तो ये सब चीज़ें आपको एक ट्रे में निकाल के रखनी होती है, एंड उसको आगे भेजना होता है स्कैनिंग के लिए। एंड फिर आपको वहाँ पे आपकी बॉडी भी वो स्कैन करते हैं मशीन से। आपको बेल्ट भी उतारनी पड़ सकती है वहाँ पे। आपको अगर आपने कोई जैकेट पहनी है तो वो भी आपको उतारनी होती है। जैकेट भी उतारनी होती है। तो एक बार आप वो सब स्कैन करा लेते हो, एंड वो देख लेते हैं कि आप कोई गलत चीज़ कैरी नहीं कर रहे हो, कोई प्रोहिबिटेड आइटम, देन आपका सिक्योरिटी चेक भी क्लियर हो जाता है। अब जब आपका जो बोर्डिंग गेट होगा एंड सिक्योरिटी चेक वाला एरिया होगा, उसके बीच में आते हैं ड्यूटी फ्री वाला एरिया। तो ड्यूटी फ्री में आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हो, एंड ड्यूटी फ्री का ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपने सामान अपना केबिन बैग में रख रखा है एंड हैंड बैग में रख रखा है, उसके अलावा भी आप और भी बहुत सारा सामान खरीद सकते हो ड्यूटी फ्री से, एंड उस पर कोई वेट की कोई लिमिट नहीं होती, राइट। तो उसकी भी फ़ोटो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो हमने ड्यूटी फ्री एरिया क्रॉस करा, एंड उसके बाद हम बोर्डिंग एरिया के बाहर वेट कर रहे थे। एंड बोर्डिंग एरिया में मतलब सीट्स लगी होती हैं, वहाँ पे बैठना होता है जब तक फ़्लाइट नहीं आती। थोड़े बहुत खाने की शॉप्स भी होती हैं, आपको कुछ बैठ के वहाँ पे खाना हो। हमारे केस में वहाँ पे फ़ोन के चार्जिंग पॉइंट्स भी थे। आई एम नॉट श्योर कि दूसरे एयरपोर्ट्स में होते हैं कि नहीं, बट वी वर एबल टू चार्ज आवर फ़ोन्स वाइल वी वर वेटिंग फॉर आवर फ़्लाइट। तो हुआ क्या कि सिंस हमारी फ़्लाइट 2 घंटे डिले हो गई थी, 10:30 बजे हमें जाना था, एंड फ्लाइट गॉट डिलेड बाई 2 hours, सो वी वर सपोज टू फ्लाई एट 12:30 PM। बट हुआ क्या कि वो 2 घंटे की लेट फ़्लाइट और 1 घंटा डिले हो गई। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो हमारा ले ओवर टाइम था, सिंस मेरे को लंदन में नहीं उतरना था, मेरे को लंदन से आगे एडिनबरा जाना था। तो जो एडिनबरा की फ़्लाइट थी एंड जो मेरी लंदन में फ़्लाइट आने वाली थी, उसके बीच में जो ले ओवर टाइम था वो 2 घंटे से कम होकर सिर्फ 1 घंटा रह गया। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका लंदन इमिग्रेशन में 4-4 घंटे का टाइम लगा था। तो आई वॉज़ वेरी वरिड
कि हम दूसरी फ़्लाइट बोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतने कम टाइम में यूके में जब आप एंटर करते हो लंदन में, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी कराना, इमिग्रेशन भी कराना एंड फिर फ़्लाइट के लिए ट्रैवल भी करना, और हीथ्रो एयरपोर्ट तो है भी इतना बड़ा, आपको एक टर्मिनल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम था, बट फिर भी 1 घंटा डिले होने के बाद भी हम फ़्लाइट में गए। बट इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड कर सकता हूँ कि लाइक ब्रिटिश एयरवेज़ के ऑफिशियल से हमने ये चीज़ बोली थी, हाँ। हमने ये चीज़ कन्वे की थी कि हमारे पास एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट है, एंड सिंस ये फ़्लाइट ऑलरेडी डिले आप कर चुके हैं 1 घंटा और, तो हम वो फ़्लाइट कैसे पकड़ेंगे। तो ये अश्योरेंस आपको हर एयरलाइन देगी कि अगर एयरलाइन की तरफ से डिले हुई है फ़्लाइट तो दे विल अरेंज समथिंग फॉर यू। वो आपके लिए या तो होटल अरेंज करेंगे या वो अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट को थोड़ा सा और डिले कर देंगे ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। हमारे केस में हम चाहते थे कि हम अपना पूरा ट्रैवल एडिनबरा तक एक ही दिन में कंप्लीट कर दें एंड हमें मतलब कहीं और रहना ना पड़े। बट वर्स्ट केस सिनेरियो आई गेस ये होता कि ब्रिटिश एयरवेज़ की टीम हमारे लिए एक होटल अरेंज करती जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना था, वो पूरी पेमेंट वही करते, होटल में मील्स भी वही पे करते एंड ट्रैवल भी होटल तक का, होटल तक का टू एंड फ्रो होटल से ट्रैवल वो भी वही पे करते, एंड नेक्स्ट डे की फिर हमारी कोई एक अर्लीस्ट फ़्लाइट बुक की जाती है एडिनबरा के लिए। बट हम क्योंकि चाहते थे कि हम फर्स्ट डे ही पूरा अपना ट्रैवल कंप्लीट कर लें, दैट्स वाई हम वो सिनेरियो अवॉइड करने का ट्राई करें। Because of you, dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me can make me. राइट। एंड जब हम एक बार फ्लाइट में एंटर हुए तो काफ़ी बड़ा प्लेन था, उसमें 3 रोज़ थी, मिडल, लेफ़्ट और राइट। एंड रमन और हमने पहले ही सीट साथ में करा ली थी, जब ऑनलाइन चेक इन स्टार्ट हुआ था तो हम साथ में बैठे हुए थे। तो ओवरऑल फ्लाइट एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट इट वाज 9 It was a really long flight. It 9 was to 10 almost, hours लॉन्ग फ्लाइट। 10 hours flight. सीट वाज कंफर्टेबल, उन्होंने पिलो दिए थे, हमें शीट दी थी। खाना हमने पहले ही उनको फूड प्रेफरेंस भेज दी थी, बट अगर आपने नहीं भी भेजी हो तो आप उनको वहाँ पे बता सकते हो आपको वेज खाना है नॉन वेज खाना है। मैंने और रमन ने वेज खाना खाया था, इट वाज रियली गुड। दाल चावल और मिक्स वेजिटेबल हमें मिला था, उसके साथ एक आलू की कोई चीज़ मिली थी काफ़ी गंदी सी, एंड एक कोई मीठी चीज़ मिली थी कौन सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, स्ट्रॉबेरी पुडिंग टाइप का कुछ मिला था, एंड मैश्ड पोटैटोज़ मिले थे। हाँ। जिसमें से मैश्ड पोटैटोज़ उतने अच्छे नहीं थे। बट मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी ब्रिटिश एयरवेज़ की वो ये थी कि फ़्लाइट में सिर्फ एक मील नहीं था, फ़्लाइट में कई सारे मील्स थे। हाँ। एंड मतलब हर 3-4 घंटे के गैप में एक मील आ रहा था, तो लाइक हम उससे और हमारा जूस तो 1-2 घंटे में आ रहे थे बार बार, हाँ। कभी एप्पल जूस, कभी ऑरेंज Yeah. जूस या और कुछ टी। मैं तो टी नहीं पीता, बट वो भी आ रही थी बार बार। एंड यू नो एक ये चीज़ भी होती है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में दे सर्व अल्कोहल, बट एक ये चीज़ होती है कि कई बार ट्रैवल करते करते, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो आप बहुत सारी पैकिंग कर रहे होंगे, ऑब्वियसली एक दिन पहले आप अपने 23 kgs के बैग उठा के ट्रैवल कर रहे होंगे, तो इस चीज़ की वजह से मुझे भी एंड इनफैक्ट ऋत्विक को भी काफ़ी एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। एंड उस केस में इफ़ यू ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग योर फ्लाइट तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लाइक यू विल जस्ट फील नॉशियस एंड थोड़ा मन ख़राब हो सकता है। तो इफ़ पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड दैट, अदरवाइज इट्स फाइन टू ड्रिंक अल्कोहल एंड जूसेस एंड ऑल आपको सब मिलते हैं, तो दैट्स ग्रेट एज वेल। राइट। और एक और चीज़, यहाँ पे ठंड नहीं है इतनी ज़्यादा, मैं शॉर्ट्स में बैठा हुआ हूँ, बट मैं जब इंडिया से आया था मैं इतनी भारी जैकेट लेकर गया था और उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ, और उसको पहन के ना काफ़ी मतलब उल्टी जैसा सीन हो जाता बट है। आई थिंक इट्स अ गुड हैक ऑल्सो, बिकॉज आप अपनी सारी जैकेट मतलब उसमें मल्टीपल पॉकेट्स हों तो दैट कैन हेल्प टू कैरी स्टफ इन योर पॉकेट, बट अगर उसमें कोई 2 पॉकेट हैं बस हाथ वाली और इतनी मोटी जैकेट है तो मत पहन के आना, Yeah. पसीने आएंगे और दिक्कत Yeah. होगी और कुछ भी नहीं होगा। ऑल्दो वैसे तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, बट हमारी सीट के सामने एंटरटेनमेंट सिस्टम था जिसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल थे। वी वर एबल टू वॉच सिटकॉम्स, मूवीज़,
ऑल्सो गाने भी सुन सकते थे एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं. ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आई थिंक होता भी ये है, स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड है. तो ऐसा नहीं है कि 10 घंटे आप क्या कहते हैं वहाँ पे बैठ के बोर हो गए. ऑल्सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस इंटरनेट, अगर ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट में आप जा रहे हो तो उनका एक वाईफाई होता है. ऑल्दो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है. अगर आप नॉर्मल मैसेज करना चाहते हो किसी को तो पर घंटा दे चार्ज 2-3 पाउंड्स. बट अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हो, वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, सो दैट कॉस्ट्स लाइक 5-6 पाउंड्स पर आवर विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो जो हमने एंटरटेनमेंट सिस्टम था गंदा सा धुंधला सा उसी को ही देख के काम चला लिया हमने. ब्रिटिश एयरवेज के एंटरटेनमेंट सिस्टम्स वर नॉट दैट गुड. मैं जिस प्रीवियस फ्लाइट में गया था उसके सिस्टम्स वर प्रीटी गुड. मतलब स्क्रीन क्वालिटी एंड जो डिस्प्ले क्वालिटी थी स्क्रीन की, दैट वाज नॉट गुड. मे बी वो प्लेन टू प्लेन भी शायद वेरी कर सकता है. हमारे वाला प्लेन में अच्छा ना हो, बट आर एक्सपीरियंस वॉज ओके. उतना कुछ खास नहीं था. फ्लाइट अटेंडेंट्स वर वेरी नाइस. और खाने पीने में भी मतलब ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे भूख लग रही है और कुछ आया नहीं है. 2 टाइम खाना मिला था, उसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह. एंड आई थिंक दैट्स सफिशिएंट क्योंकि फ़्लाइट में मूव तो करना नहीं होता. हाँ, यू डोंट वांट टू फिल योरसेल्फ कि आप अपना पेट भर लो फ्लाइट में, बिकॉज उससे भी मन ख़राब हो सकता है. राइट. तो अब हुआ क्या कि हमारी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी 8:45 PM पे यूके टाइम. एंड वी लैंडेड अराउंड 7:10 PM. और जो बोर्डिंग होती है वो 15-20 मिनट पहले बंद हो जाती है. राइट. सो हमें 8:15 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट पे बोर्ड करना था. और 7:10 पे हम लैंड हुए थे, प्लेन से भी बाहर निकले थे. तो मतलब हमारे आसपास के जो लोग थे जिनकी हमसे थोड़ी और पहले की फ़्लाइट थी, उनके तो होटल भी बुक करा दिए थे ब्रिटिश एयरवेज़ ने, बिकॉज उनकी तो पक्का ही छूटनी थी, कोई सीन ही नहीं था. एंड इनफैक्ट हमारे साथ जो लड़की बैठी थी उसको भी जाना था आगे ग्लासगो, एंड उसकी भी फ़्लाइट छूट गई. एंड उसको तो इमिग्रेशन पे बोला कि अब नहीं आ सकते आपको वापस जाना पड़ेगा. रीशेड्यूल हो चुकी थी उनकी फ़्लाइट. हाँ. तो ऐसे हुआ. तो जैसे ही हम प्लेन से बाहर निकले तो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रुप में लोगों ने बताया था कि दीवार पे साइन लगा होता है पर्पल वाला, उस पर लिखा होता है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए कहाँ जाना है. तो अगर आपको लंदन से आगे कहीं और जाना है तो आपको वो पर्पल साइन फॉलो करना है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए. बट अगर आपको लंदन ही उतरना है तो आपको येलो साइन फॉलो करना है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लगेज कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. ओके. तो लगेज के लिए येलो एंड जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसके लिए पर्पल. तो हम अपना लगेज लेके एकदम हमने भागना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था. बिकॉज मेरी फ्रेंड ने बताया था कि इमिग्रेशन में 4 घंटे लग जाते हैं, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अ ह्यूज लाइन इन फ्रंट ऑफ यू. तो हम इमिग्रेशन के लिए गए. जैसे तैसे हमने जाके ढूंढा. हमें पहले ट्रेन पकड़नी पड़ी बिकॉज हम टर्मिनल 5 पे उतरे थे, एंड हमारा जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो भी टर्मिनल 5 पे थी. तो वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि वॉक इन डिस्टेंस होगा. बट हीथ्रो एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि टर्मिनल 5A पे 5B पे हम उतरे थे, 5A पे हमें जाना था, जिसकी वजह से हमें ट्रेन पकड़नी पड़ी. ऑल्दो वो ट्रेन ऐसी नहीं है कि आपको आधे घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा. उसमें एक ही स्टॉप होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो बीच में कहीं नहीं रुकती है. तो 2-3 मिनट ही लगे उस ट्रेन में. वहाँ से हम उतरे. अचानक से लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया. मेरे को लग रहा था शायद सारे हमारी फ़्लाइट में ना जा रहे हो. जो भी लोग थे सब भाग रहे थे, तो हमने भागना स्टार्ट कर दिया. पर हमें एक चीज़ ये बताई गई थी कि हमने फ़्लाइट अटेंडेंट से पूछा था ब्रिटिश एयरवेज़ के. उसने कहा था कि तुम्हारी फ़्लाइट जिस टाइम पे लैंड कर रही है उस टाइम पे इतना क्राउड होगा नहीं इमिग्रेशन पे. एंड वो सच भी निकली थी बात. क्योंकि हाँ. तो हम इमिग्रेशन पे पहुँचे तो हमारे सामने बस 4-5 लोग थे. एंड वी वर लाइक कि ये तो छोटी लाइन है. तो सही में वो छोटी थी. एंड हम वहाँ पे लाइन में लगे. एंड फिर हमने अपना इमिग्रेशन कराया. इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं होता. 4-5 डेस्क थे. वहाँ पे एक आदमी था और उसने मेरा पासपोर्ट मांगा एंड बोर्डिंग पास मांगा. ना PLF मांगा, ना नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट मांगी, ना मेरी कोविड टेस्ट किट की बुकिंग मांगी. और जो मैंने इतनी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि इमिग्रेशन पे पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ लेंगे साइड में ले जाके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उसने मुझसे बस ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो. तो मैंने उसको बताया मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में मास्टर्स इन मार्केटिंग करने जा रहा हूँ. बस उसने बोला ठीक है. इतना हुआ और फिर मैं आगे बढ़ गया. इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हाँ. जो बैग मुझे एडिशनल डालना पड़ा था जिसके डायमेंशंस एक्सीड कर गए थे, ओरिजिनली वो बैग मैं अपने साथ कैरी करने वाला था. बट वो अनएक्सपेक्टेडली मुझे पीछे डालना पड़ा प्लेन में. एंड मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने उसी बैग में रखे हुए थे, इंक्लूडिंग माई पैसेंजर लोकेटर फॉर्म. मैं कोई मेडिसिन जैसे कैरी कर रहा था तो उनके ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शंस और बेसिकली सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे उसी बैग में थे. और बाकी दूसरे बैग में मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी. तो
जैसे ही मैंने वो बैग चेक इन में डाला, मैं वो फॉर्म मतलब वो सारी चीज़ें मेरी चली गई और मैं भूल गया कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे उसी बैग में थे। एंड वो चीज़ मुझे बाद में याद आई, बट थैंकफुली मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन कॉपी गूगल ड्राइव पे भी अपलोड की हुई थी। तो जब मैं इमिग्रेशन की लाइन पे लगा हुआ था, मैंने वो सारे अपने मोबाइल में लोकली डाउनलोड कर लिए। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर रहे हैं, वीज़ा से लेके पासपोर्ट के स्कैन्स, एनीथिंग, एनी डॉक्यूमेंट दैट यू आर कैरिंग, आप उसकी एक कॉपी स्कैन करके गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए। बिकॉज ये ना आपको सिर्फ इंडिया में, आपको ये यूके में भी चाहिए होगा। एंड बिकॉज गूगल ड्राइव इज़ अ क्लाउड स्टोरेज, तो आप कभी भी वहाँ पे उस पर मतलब ऑफलाइन स्टोर कर सकते हैं। हाँ, वो कभी खोएगा नहीं बेसिकली। एंड रमन के एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ पता चली है कि डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। Yeah. रमन के हाथ में एक डॉक्यूमेंट नहीं था एक्सेप्ट हिज पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास। तो उसके अलावा आप सारे डॉक्यूमेंट्स, PLF, कोविड टेस्ट किट, बुकिंग, जो भी सब है, सब अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव पे रखो। कोई बोले तो दिखा दो। इनफैक्ट मेरा तो बोर्डिंग पास भी फ़ोन में ही था, हाँ। जो कनेक्टिंग फ़्लाइट का था, क्योंकि मेरा जो पहले वाला बोर्डिंग पास था वो स्टार्टिंग में ही उन्होंने फाड़ दिया था। मैंने दोनों बोर्डिंग पास एक साथ दे दिए थे आई उन्हें। थिंक ये एक इंडियन टेंडेंसी होती है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी कैरी करना मैं है। तो but- 2-2 सेट प्रिंट आउट लेके गया था। मेरे बोर्डिंग पास के भी 3 प्रिंट आउट थे, मैंने बाद में डॉक्यूमेंट्स चेक करे। तो वो चीज़ रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उससे आपका जो वेट है हैंड बैग का वो इंक्रीज़ हो गया, एंड उससे आपको भागना पड़े तो बेफालतू में इतनी भारी जैकेट पहन के भागना, उसे दिक्कत आती है। तो एक बार इमिग्रेशन हो जाता है, देन आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके एक गेट क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पे आपको फेस स्कैन करते हैं और आपका बोर्डिंग पास स्कैन करते हैं। वो स्कैन हो जाता है, देन यू नीड टू गो फॉर सिक्योरिटी चेक। ये सिक्योरिटी चेक अब मैं लंदन में बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सिक्योरिटी चेक होता है आपका जो इंडिया में एयरपोर्ट है, एंड देन आपका लंदन में होता है। लंदन में उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि अम्ब्रेला निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो। उन्होंने बोला कि आईपैड, लैपटॉप, फ़ोन, पर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपके हाथ में हैं, छोटे मोटे हुए हैं, वो सब निकाल लो। और कोई लिक्विड्स। और कोई लिक्विड्स हो तो वो निकाल लो। अब सिंस रमन का तो कोई हैंड बैग था ही नहीं, ये चारों के चारों बड़े बड़े बैग लेके आ रहे थे, तो इसने इतने सारे शैम्पू वगैरह डाले हुए थे, तो वो सब उन्होंने निकलवा दिए। हाँ, ये चीज़ मतलब इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि मतलब अगर आप ट्रैवल करोगे, आप एक शैम्पू, एक माउथ वॉश और कंडीशनर, ऐसी एक स्टैंडर्ड चीज़ें लेके ट्रैवल करोगे, तो मेरी जितनी भी ये सारी चीज़ें थी, इनफैक्ट एडिडास के लाइक नॉर्मल डीओज, वो भी मेरे सारे ये चीज़ें लंदन एयरपोर्ट पे उन्होंने सिक्योरिटी पे निकाल ली, अपने पास रख ली। एंड उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए कि ईदर ये आप हमारे पास ही रखवा लो, या आप ये अपने पास बाय पोस्ट भिजवा सकते हो। बट अगेन उसके चार्जेस से तो मैंने उस चीज़ को मतलब प्रेफर नहीं किया। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी फॉर्म का लिक्विड ना ले जाएं अपने कैबिन बैग में। अगर आपको ऐसा कुछ भी चाहिए, ऐसा कुछ भी ले जाना है, तो वो आप अपने चेक इन वाले बैग में डाल दें पहले ही। एंड अगर आपको कोई लिक्विड आपने रखा भी हुआ है कैबिन बैग में, तो वो 100 ग्राम्स या 100 मिलीलीटर से कम होना चाहिए, एंड तब वो अलाउ हो जाता है ले जाने के लिए। मेरे कई सारे लाइक फेस वॉश एंड ऑल वो 100 मिलीलीटर्स के ही थे, तो वो मुझे ले जाना अलाउ कर दिया था, बट बाकी सारी चीज़ें उन्होंने रख ली थी। तो सेंस रमन के पास इतने सारे लिक्विड्स थे, तो सिक्योरिटी चेक में थोड़ा टाइम लगा। अब हमारा बोर्डिंग का टाइम हो रहा था। स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट की बोर्डिंग है वो होनी है 8:25 पे, 8:25 PM पे, एंड उस टाइम हो रखा था 8:22, और हम सिक्योरिटी चेक जहाँ पे होते हैं वहाँ पे खड़े हुए थे। ऑल्दो जो सिक्योरिटी वाला बंदा था उसने बोला कि अगर आपका सिक्योरिटी चेक हो गया है तो आपको बोर्ड वो कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट स्टिल जो स्क्रीन पे दिख रहा था मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब हमारे पास टेक्निकली 3 मिनट का टाइम था सिक्योरिटी से बोर्ड करने के लिए प्लेन। तो हम जैसा भी था सामान एकदम लेके भागे, और हमने जैसे जैसे प्लेन को बोर्ड करा, और जैसे ही हमने बोर्ड करा उसके 4-5 मिनट बाद बोर्डिंग बंद भी हो गई थी। तो काफ़ी ही ज़्यादा क्लोज था, लिटरली हमारी फ़्लाइट छूट सकती थी, हमें रात को लंदन में रुकना पड़ता। वो अलग ही दिमाग हमारा ख़राब हो। तो ऑल्दो अगर आपके पास ऐसा होता भी है कि आपको लंदन में रुकना पड़ता है, ऐसे कनेक्टिंग फ़्लाइट के केस में डिले हो जाता है, वो नहीं कर पाते आप ट्रैवल, तो आपका डे 0 जो है वो काउंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप सेल्फ आइसोलेशन करना शुरू करोगे डे 0 वहाँ से काउंट होगा, ठीक है। बेसिकली डे 0 काउंट होता जब आप है enter द डे करते हो। आप एंटर यूके। हाँ, तो वो हमने कर लिया था। तो डे 0 तो एनीवे हमारा हो गया था। बट एक बार हम एडिनबरा की फ़्लाइट में बैठ गए थे, तो वी वर वेरी चिल्ड आउट एंड रिलैक्स्ड कि अब बैठ गए, अब पहुंच तो जाएंगे, वहाँ से आगे कैसे जाना है बस वो देखना है। बट हमारा मेनली सारा काम हो गया है। एडिनबरा की फ़्लाइट जो थी वो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, सेंस तो वो थोड़ी छोटी थी, उसमें 3 रो नहीं थी, उसमें 2 रोज़ ही थी। एंड वहाँ से
हम निकले तो 1 घंटे में हम एडिनबरा पहुंच गए। काफ़ी छोटी फ़्लाइट थी, रात हो चुकी थी उस टाइम। 10 बजे हमने एडिनबरा में लैंड करा और उसके बाद काफ़ी आसान था, बस फ़्लाइट से उतरे एंड अपना लगेज हमने लगेज बेल्ट के पास गए, वहाँ से हमने अपना लगेज उठाया। एडिनबरा एयरपोर्ट बहुत छोटा है, तो लाइक आप Right. निकलते ही आप डायरेक्ट बेल्ट पे पहुंचोगे एंड बेल्ट से निकलते ही आप सीधा एयरपोर्ट एग्जिट कर लोगे, तो उसमें ऐसा कोई हाँ। जगह नहीं है जहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लगे या आप खो जाओ। हाँ एंड एयरपोर्ट से एग्जिट करते ही टैक्सी स्टैंड हाँ, वो मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो हम एयरपोर्ट से निकले, तो मैंने तो कभी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करा, मैं कभी इंडिया से बाहर गया भी नहीं था। तो जैसे ही हम, रमन एक बार गया हुआ है, बट जैसे ही हम एयरपोर्ट से निकले ना बाहर, जब हमने फर्स्ट टाइम सांस ली यहाँ की हवा में लिटरली हवा में खुशबू आ रही थी। आई एम नॉट इवन किडिंग, एंड इट वॉज सो प्योर। एंड सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, आई कुड फील द डिफरेंस इन द एयर। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। खैर अब तो हमें उस खुशबू की आदत हो गई है। तो वहाँ पे फिर एक बड़ा सा वो एडिनबरा लिखा हुआ था, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई। ऑल तो काफ़ी लेट हो गया था, बट इट वाज लाइक सभी खिंचवाते हैं वहाँ पे, तो हमने कहा कि लेट हो गया तो और हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, फ़ोटो तो ले ही लेते हैं, एयरपोर्ट रोज़ रोज़ थोड़ा आना होता है। तो अब सिंस 10:30 हो गया था, बिल्कुल वहाँ पे सन्नाटा। आई मीन शॉप्स भी बहुत सारी एयरपोर्ट के अंदर बंद हो गई थी। एंड हम टैक्सी स्टैंड पर गए एंड कोई टैक्सी नहीं। तो आई वॉज़ वेरी वरिड कि व्हाट शुड वी डू। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, एयरपोर्ट पे टैक्सीज अगर आनी बंद हो गई तो फिर कहाँ आएंगी, और वो भी ऐसी डेवलप्ड कंट्री में। तो फिर हम आगे गए थोड़ा एयरपोर्ट से निकल के पैदल, एंड वहाँ पे हम देख रहे थे कि बार बार बड़ी बड़ी ब्लैक कार्स आ रही थी एंड लोगों को लेके जा रही थी। तो मैंने अपने जो मेरी जहाँ पे अकोमोडेशन में मैं रह रहा हूँ, तो उनके ओनर को मैंने फ़ोन करके पूछा कि हमें टैक्सी कैसे मिलेंगी। तो उन्होंने बोला ब्लैक टैक्सी हमेशा अवेलेबल रहती है। तो वो ब्लैक टैक्सी उसी की बात कर रहे थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी ब्लैक कार्स। तो हम वहाँ पे गए, लाइन में लगे, एंड बहुत सारी टैक्सीज़ आ रही थी। एंड वहाँ पे हमने फिर इतनी बड़ी टैक्सी थी, उसमें 3 लोग बैठ के अपना पूरा लगेज भी डाल दें तो भी शायद थोड़ा उसमें जगह बच जाए। दैट इज़ वाई इस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पेयर्स में ट्रैवल करें, बिकॉज उसमें सारी कॉस्ट शेयर हो जाती हैं। क्योंकि जहाँ हम अभी रह रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट से वहाँ तक का टैक्सी का चार्ज वॉज 21 पाउंड्स। एंड अगर 2 लोग, मतलब वो टैक्सीज़ आर नॉट लाइक इंडियन टैक्सीज़, वो बहुत बड़ी होती हैं, वो वैन्स की तरह होती हैं बेसिकली। तो उसमें आप काफ़ी सारा 2 लोगों का लगेज तो आराम से आ जाता है, एंड उसके साथ 2 लोग बैठ भी जाते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत जगह बची हुई थी, जब हम बहुत बैठे जगह हुए बची थे। हुई थी। तो हमेशा पेयर्स में ट्रैवल करना आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, पैसे आपके बच जाएंगे, कॉस्ट स्प्लिट हो जाएगी। एंड हमारी जो जगह थी, जो हमने एयरबीएनबी में घर बुक करा है, वो इट वाज लाइक 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा पहुंचने में, हम आराम से पहुंच गए। एंड फिर तब से हम यहाँ पे सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था, अपार्ट फ्रॉम द फ्लाइट डिले एंड जो हमें भागना पड़ा टू कैच आवर सेकंड फ्लाइट, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड सब कुछ आराम से हो गया। एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी ना सोचना पड़े कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस स्टेप के बाद, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें, मैंने और रमन ने सब कुछ बता ही दिया है। And Raman also has his own YouTube channel. He'll be posting many intellectual and informational videos. अभी तक रमन ने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है because he has just made his channel, and वो आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करने वाला होगा। तो मैं रमन की जो चैनल है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल, एंड रमन विल टेल यू नाउ कि वो किस तरह का कंटेंट आप सभी के साथ अपने चैनल पे शेयर करेगा। सो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर मोस्टली अराउंड ग्रेजुएट एडमिशन्स। मैंने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स, एंड अनफॉर्चुनेटली आई गॉट रिजेक्टेड। उसके कई सारे फैक्टर्स थे विच आई लेटर रियलाइज्ड। एंड दिस ईयर जब मैंने अप्लाई किया तो आई गॉट इनटू अ फ्यू आईवी लीग्स एंड ऑल्सो दिस फुली फंडेड PhD प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। सो मैं इस बारे में वीडियोस बनाना चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो सकती है, बट व्हाट आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ जो आप फॉलो कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन के लिए, एंड डिज़ाइनिंग योर रिज्यूमे एंड राइटिंग योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड बाकी सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं एक इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन के लिए। तो आप अपनी चांसेस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं टू सिक्योर योर एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटीज़। तो उसी के अराउंड मेरी वीडियोस रहेंगी, एंड मैंने इस पे कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं रेडिट पे, तो अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। राइट।
तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. बाय बाय.